नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वत्सुवाच पर। नेपच्यून जब जब मीन राशि में आते हैं तब तब इस विश्व में धर्म के नाम पर नंगा नाच होता है। धार्मिक उन्माद की नई इबारत लिखी जाती है और जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से पर धर्म के नाम पर अत्याचार होते हैं। आज के इस वीडियो में इस अनसुनी बात पर कई तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा और मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि वीडियो के अंत आते आते आप भी इस बात से कन्विंस हो जाएंगे। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले मुझे काफी दिनों से इस चीज पर अध्ययन करना पड़ा, अभ्यास करना पड़ा और फिर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी से 8 महीने के बाद ही अगले मार्च एंड अप्रैल की शुरुआत में 2022 अप्रैल में नेपच्यून फिर से 164 वर्षों के बाद 164 इयर्स के बाद मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि हम सभी लोगों का भविष्य इस पर निर्भर करता है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इस तरीके के तथ्यपरक रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। फ्रेंड्स, नेपच्यून एक ऐसा प्लैनेट है जिसको पूरे 12 राशियों का चक्कर लगाने में लगभग 164 वर्ष लगते हैं। नेपच्यून को हमारे शास्त्रों में वरुण कहा गया है और हम सभी लोग अभी तक यही मानते आए हैं कि वाटर से रिलेटेड प्लैनेट है ये, और ये सत्य भी है। मैंने भी इस पर एक वीडियो 8 मार्च को बनाया था कि नेपच्यून जैसे जैसे मीन राशि के करीब आते जाएंगे वाटर एलिमेंट्स एक्टिवेट होगा और जल से रिलेटेड त्रासदियां आएंगी, और हमने देखा वो भविष्यवाणी अब सही होती हुई प्रतीत हो रही है। लेकिन जब मैं रिसर्च करना शुरू किया और पिछले 2100 वर्षों का मैंने रिकॉर्ड खंगाला जब जब नेपच्यून मीन राशि में आए हैं, और चूंकि इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं इसलिए थोड़ा सा मदद इसमें मिला। कुछ व्लॉग्स भी विदेशी राइटर्स के मुझे मिले, कुछ पुस्तकें मैंने पढ़ी और फिर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नेपच्यून जब जब मीन राशि में आते हैं तो जल से रिलेटेड त्रासदियां तो बढ़ती ही हैं, धर्म से रिलेटेड त्रासदियां भी बढ़ती हैं। और मैं शुरू करना चाहूंगा 58 एडी से। आज से लगभग 2100 साल पहले जब नेपच्यून मीन राशि में आए थे तो क्या हुआ था? चाइना में बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन बुद्धिज्म हिंदुइज्म से निकला हुआ एक धर्म था, शांति प्रिय धर्म वाकई में था। इसीलिए चाइना में बुद्धिज्म को फैलाने के लिए कोई भी हिंसा, कोई भी साम दाम दंड भेद का सहारा नहीं लिया गया। बहुत ही अच्छे तरीके से फैला चाइना में बुद्धिज्म। और आज भी कहा जाता है, चाइना तो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन कहा जाता है कि आज भी मोर देन 60% पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज बुद्धिस्ट। इसके बाद हमको 384 एडी का रिकॉर्ड्स मिलता है। 384 एडी, आज से लगभग 1700 साल पहले। इस समय तक क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे यूरोप में पहुंच चुका था। उसी समय में थियोडोसियस द ग्रेट ने नाइसीन क्रिश्चियनिटी को यूरोप के उन भूभागों पर ऑफिशियल रिलीजन घोषित कर दिया जहां तक उनका राज्य था, और यहीं से शुरुआत हुई वहां के पेगन्स के परसिक्यूशन की। हर तरीके के हथकंडे अपनाए गए ताकि पेगन्स को, जो हिंदुओं के समान थे, रविवार को सूर्य की उपासना करते थे, देवी की उपासना करते थे, अपने आराध्य देवताओं को ऑफरिंग्स चढ़ाते थे, उन सभी को प्रताड़ित करना, उन सभी को मारना पीटना, उनका जीना मुहाल कर दिया गया ताकि क्रिश्चियनिटी को वो लोग अपना सकें।
और याद रखिए नेपच्यून जब कभी भी मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो लगभग 14 वर्षों तक वहां रहते हैं, एक बहुत लंबा पीरियड होता है। 384 एडी के बाद फिर से नेपच्यून 549 एडी में मीन राशि में प्रवेश करते हैं। और उस समय में क्या होता है, उस समय में जापान में बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है। कैसे इंट्रोड्यूस होता है बुद्धिज्म? कोरिया के कुछ लोग जापान के सम्राट से मिलते हैं, उनको भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा देते हैं और बुद्धिस्ट सूत्रास देते हैं, और बहुत ही शांति प्रिय तरीके से जापान में बुद्धिज्म फैलता है। आज भी जापान लगभग 80 से 90% लोग वहां के बुद्धिस्ट हैं। इसी समय में सेंट डेविड ने वेल्स में क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया और फिर से हर तरीके का साम दाम दंड भेद यूज किया गया क्रिश्चियनिटी को वेल्स में फैलाने में। 549 एडी के बाद फिर 711 ईस्वी में 711 एडी में नेपच्यून आते हैं मीन राशि में, और इस समय तक इस्लाम आ गया था। क्या होता है 711 एडी में? इस्लामिक फोर्सेस मोरक्को के रास्ते स्पेन में घुसती है और वहां भयंकर कत्लेआम मचाती है। लाखों लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, औरतों के साथ दुर्व्यवहार होता है। इस घटना को हिस्ट्री में मूरिश इन्वेजन ऑफ स्पेन कहा जाता है, और पहली बार यूरोप के किसी भूभाग में इस्लाम पहुंचता है और इस्लामिक रूल की शुरुआत होती है। इसी समय में हमारे ही भारत का एक हिस्सा सिंध में 712 ईस्वी में राजा दाहिर, जो वहां के हिंदू राजा थे, उन्होंने कुछ मुसलमानों को अपने यहां शरण दी, और ऐसा कहा जाता है कि वो पैगंबर मोहम्मद के परिवार के लोग थे। लेकिन इसके बाद क्या होता है? राजा दाहिर को मार दिया जाता है, उनकी बेटियों के साथ क्या हुआ हम सभी को पता है, और फिर सिंध में इस्लामिक बर्बरता की नई इबारत लिखी जाती है। और आज सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। पूरे सिंध के हिंदू जनसंख्या को वाइप आउट कर दिया जाता है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन शुरुआत वहीं से होती है। 711 के बाद 877 एडी में फिर से नेपच्यून मीन राशि में प्रवेश करते हैं। उस समय में क्या होता है? वाइकिंग फोर्सेस नॉर्थम्ब्रिया और एंग्लिका पर आक्रमण करती है, और धर्म के नाम पर फिर से बहुत बड़े बड़े कांड होते हैं वहां पर। उसी समय में एल्फ्रेड द ग्रेट कहां इंट्रोड्यूस करते हैं क्रिश्चियनिटी? इंग्लैंड में और डेनमार्क में। 877 के बाद लगभग 1200 ईस्वी में नेपच्यून फिर से आते हैं मीन राशि में, और ये वो काल था जब इस्लामिक फोर्सेस और क्रिश्चियन फोर्सेस के बीच में धर्म युद्ध चल रहा था। मुस्लिम्स उसको जिहाद कहते हैं और क्रिश्चियंस उसको क्रूसेड कहते हैं। इस धर्म युद्ध में भी बहुत जान माल का नुकसान हुआ, बहुत त्रासदियां झेलनी पड़ी उस क्षेत्र के लोगों को। उसी समय में मोहम्मद गोरी का आक्रमण भारत पर होता है, और भारत में पहली बार दिल्ली में इस्लामिक शासन की शुरुआत होती है, और यह एक बहुत ही बर्बर, बहुत ही निरंकुश फेज की शुरुआत थी। इसी समय में याद कीजिए, हमारे ज्ञान के भंडार नालंदा, विक्रमशिला, तिलकोदिक जैसे यूनिवर्सिटीज को जला दिया जाता है, वहां के स्टूडेंट्स को मार दिया जाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से नालंदा का हूं, और उस एक्सकेवेशंस के बगल में मेरा गांव है। उन एक्सकेवेशंस में खेल कर ही मैं बड़ा हुआ हूं, और वहां की कहानियों को आप यदि सुनिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहां के लाइब्रेरी में इतने बुक्स थे कि 6 महीने तक वो किताबें जलती रही थी, और वहीं से हिंदुस्तान के पतन की शुरुआत होती है। 1368 में इसके बाद फिर से मीन राशि में आते हैं नेपच्यून। ये वो काल था जिस समय में तैमूर लंग का उदय होता है। तैमूर लंग के विषय में आप लोगों ने सुना होगा। मैं करीना कपूर के पुत्र तैमूर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस बर्बर भेड़िए की बात कर रहा हूं
जिसने सीरिया से लेकर भारत तक लाखों लोगों को धर्म के नाम पर मौत के घाट उतार दिया। भारत में भी मुल्तान एवं दिल्ली पर उसका कहर बरपा लाखों हिंदुओं को मार दिया गया। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ के लोग अब अपने पुत्रों का नाम तैमूर के नाम पर रखते हैं और फिर सीता माता का रोल भी करना चाहते हैं, लेकिन खैर वो एक अलग बहस है। इसके बाद फिर से मीन राशि में नेपच्यून आते हैं 1528 ईस्वी में, और यही वो समय था जब बाबर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। दिल्ली में फिर से एक नई इस्लामिक शासन की शुरुआत हुई और फिर से बर्बरता के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए। और इसी समय में देखिए, एक तरफ बाबर और मुगल फोर्सेस नॉर्थ इंडिया पर कहर ढा रहे थे, उसी समय में फ्रांसिस जेवियर नाम का एक सिरफिरा, जिसको पुर्तगाल के राजा एवं रोमन कैथोलिक चर्च का वरदहस्त प्राप्त था, वो गोवा एवं मलाबार कोस्ट में हिंदुओं पर कहर ढा रहा था और उनको क्रिश्चियन बना रहा था। आप गूगल पर जाकर इंक्विजिशन टाइप कीजिए और तब आपको समझ में आएगा गोवा में क्या क्या हुआ। ये जितने भी सारस्वत ब्राह्मण्स आज आपको कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र में मिलेंगे, ये उसी फ्रांसिस जेवियर के बर्बरता की वजह से हैं। लाखों हिंदुओं को वहां जलते हुए आग में झोंक दिया गया। बर्बरता की ऐसी कहानियां क्रॉनिकल्स में दर्ज हैं कि लोगों की चमड़ियां उधेड़ दी गई, लाखों हिंदू मंदिरों को तोड़कर उन पर चर्च बना दिया गया। और मजे की बात देखिए, इसी बर्बर भेड़िए को रोमन कैथोलिक चर्च ने संत की उपाधि दी, क्योंकि इसने बहुत सारे हिंदुओं को मारा था और उन्हें क्रिश्चियन बनाया था। और उससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि उसी बर्बर भेड़िए के नाम पर भारत में आज कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलते हैं, और उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम हिंदू लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लालायित रहते हैं। XISS, XLRI, सेंट जेवियर्स कॉलेज, सेंट जेवियर स्कूल, ये सब उसी भेड़िए के नाम से चलते हैं। इसी समय में स्पेनिश और जर्मन फोर्सेस ने रोमन कैथोलिक चर्च पर हमला करके वहां के जो उस समय के पोप थे क्लीमेंट द सेवेंथ, उनको बंदी बना लेते हैं। और उसी समय में हेनरी द ग्रेट, हेनरी द एट्थ, जो इंग्लैंड के शासक थे, उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च से अपना नाता तोड़ दिया और चर्च ऑफ इंग्लैंड को सुप्रीम घोषित कर दिया। इन क्रिश्चियन चर्चेस की भी अलग कहानी है। अलग अलग तरह के कम से कम 50 चर्चेज हैं और एक चर्च का दूसरे चर्च वालों के साथ नहीं बनता। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को नहीं देखना चाहता। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से प्रोटेस्टेंट्स को नफरत है, प्रोटेस्टेंट से रोमन कैथोलिक चर्च को नफरत है, रोमन कैथोलिक चर्च से चर्च ऑफ इंग्लैंड को नफरत है, चर्च ऑफ इंग्लैंड से सेवेंथ डे बैप्टिस्ट चर्च को नफरत है। तो बहुत पेंच है इनमें भी। इसके बाद 1685 ईस्वी में फिर से नेपच्यून मीन राशि में आते हैं। उस समय में क्या होता है, फ्रांस के राजा लुई द 14th ने फ्रांस में बाकी सभी धर्मों को बैन कर दिया और रोमन कैथोलिसिज्म को वहां का ऑफिशियल रिलीजन घोषित किया गया। दूसरे चर्च वाले या दूसरे धर्म वालों पर बहुत जुल्म ढाए गए और कहा जाता है कि लाखों लोग रातों रात फ्रांस छोड़कर भाग गए। इसी समय में यूरोप में सैलेम में विचेस के ऊपर बहुत, जो पेगन्स के लास्ट कुछ लोग बचे हुए थे, उनको विचेस के नाम पर उनकी ट्रायल चली और उन लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1685 के बाद फिर से 1857 में नेपच्यून मीन राशि में आते हैं। ये वो समय था जब भारत में मुस्लिम रूल का अंत हो रहा था और क्रिश्चियन रूल का उदय हो रहा था। और सिर्फ भारत में ही नहीं, यूरोप की जितनी भी कॉलोनियां थी, दक्षिण अमेरिका, पूरा अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, इन सभी जगहों पर यहाँ के लोकल लोगों को
साम दाम दंड भेद हर तरीके के हथकंडे अपनाकर लेफ्ट राइट एंड सेंटर इनको कन्वर्ट किया जा रहा था। भारत में लोगों के बीच में बंटवारा हो, इसके लिए आर्यन इन्वेजन थ्योरी जैसे थ्योरीज को गढ़ा गया। नॉर्थ एवं साउथ के बीच में एक रिफ्ट क्रिएट किया गया जो आज भी है, जिसको हम लोग आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। मुगल काल में जो एक जातीय व्यवस्था बना दी गई थी, उस जातीय व्यवस्था में हम लोग आज भी फंसे हुए हैं। और अब फिर से 164 वर्षों के बाद मीन राशि में अप्रैल में पहुंचने जा रहे हैं नेपच्यून। अभी 25 जून यानी कि कल से वो वक्री होंगे, दिसंबर में वापस मार्गी होंगे और अप्रैल में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। कैमरा के पीछे से मेरे सुपुत्र इशारा कर रहे हैं कि समय हो रहा है। ये कैमरा 20 मिनट से ज्यादा का वीडियो शूट नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी मैं इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि 2022 से लेके 2035 तक 13 वर्षों तक नेपच्यून जब तक मीन राशि में रहेंगे, तब तब नेपच्यून के साथ कौन कौन से ग्रहों का कंजंक्शन होगा। जैसे कि सबसे पहले तो उनका गुरु के साथ कंजंक्शन होगा, फिर मंगल के साथ होगा, फिर राहु 2023 में आ जाएंगे साथ में 2024 में, और 2025 में नेपच्यून का कंजंक्शन सैटर्न के साथ होगा। अगले 13 वर्षों में यूरोप की क्या स्थिति होगी, क्या गजवा-ए हिंद भारत में सफल हो पाएगा, क्या क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में एक फाइनल जंग होगी, इजराइल का क्या होगा, तुर्की पाकिस्तान एवं ईरान मिलकर क्या जुल्म ढाएंगे इस दुनिया पर, चीन का क्या होगा, इन सभी चीजों पर मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। आज के इस वीडियो में जितने भी फैक्ट्स मैंने पेश किए हैं, उम्मीद है इससे आप लोग कन्विंस हो चुके होंगे कि नेपच्यून सिर्फ जल को ही एक्टिवेट नहीं करते हैं, बल्कि नेपच्यून जब जब मीन राशि में आते हैं तब धर्मांधता की कहानी लिखी जाती है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन सिर्फ 2 दिनों के बाद मैं फिर से इस वीडियो का फाइनल पार्ट लेकर आऊंगा। उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां होंगी उसमें। हिंदुओं के लिए विशेषकर उस वीडियो को देखना बहुत आवश्यक है। फिर से मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, भारत माता की जय।